हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मोहम्मद गोरी के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें राजपूतों की हार और तुर्की सेनाएं उसके शासक मोहम्मद गोरी की जीत के कारण के बारे में देखेंगे। जैसा कि हमने देखा कि तराइन के दो युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और अगले ही वर्ष जिसमें मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज ने बुरी तरह पराजित किया और उसके बाद गोरी घायल होकर के अपने देश गजनी लौट गया और अगले ही वर्ष अपनी पराजय का बदला लेने के लिए फिर से पूर्ण सैनिक तैयारी के साथ पुनः तराइन के मैदान में 1192 ईस्वी में आ पहुंचा। इस समय राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच जो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इस युद्ध में पृथ्वीराज की बुरी तरह पराजय हुई। आज हम पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला है इसमें राजपूतों की परंपरागत सैन्य व्यवस्था। जैसा कि हम देखते हैं कि यद्यपि राजपूत युद्ध प्रिय होते हैं और लड़ने में रणकुशल होते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक थे उनमें युद्ध तकनीकी का और संयुक्त रूप से लड़ने का जो नीति होती उसका अभाव रहा। जो राजपूत सामंत थे वे अपने कुलों के साथ बड़ी वीरता से वे युद्ध कर सकते थे, लेकिन एक नेतृत्व में एक युद्ध तरीके से युद्ध करने की कुशलता उनमें नहीं थी। इसलिए जब उनका सामना रणकुशल तुर्की सेना जिसके योग्य तीरंदाज थे और मोहम्मद गोरी ने अपने कुशल सैनिकों के साथ इस युद्ध में भाग लिया था, जब उसका सामना राजपूत सेना को करना पड़ा तो उस समय उनकी स्थिति तुर्की सेना के समक्ष कुछ कमजोर रही। दूसरा है पृथ्वीराज की पड़ोसी राज्यों के प्रति नीति। जैसा कि हमने देखा पृथ्वीराज चौहान की जो दिग्विजय की नीति थी वह आत्मघाती रही। इस नीति के क्रम में पृथ्वीराज ने अपने पड़ोसी जो अन्य भारतीय राज्य थे उनके साथ व्यक्तिगत जो राज्य विस्तार की नीति थी उसके चलते उनसे युद्ध करके न केवल अपनी सैनिक शक्ति का हास्य किया परंतु पड़ोसी राज्यों के प्रति वैमनस्य और शत्रुता भी उसके साथ हो गई थी। और यही कारण रहा कि पृथ्वीराज की नीति से इस राज्य विस्तार की जो आंतरिक नीति थी उससे बुंदेलखंड के चंदेल भी उसके शत्रुओं में शामिल हो गए। कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद भी उसकी शत्रुता हो गई, जिसकी पुत्री का उसने अपहरण कर लिया था और दोनों साम्राज्य विस्तारवादी नीति के थे। और साथ ही गुजरात के चालुक्य शासक जो था उसके साथ भीमदेव द्वितीय के साथ भी उसका युद्ध हुआ। और यही कारण रहा कि जब तुर्की सेना के साथ मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज का युद्ध हुआ तो इन पड़ोसी राज्यों ने न केवल उसे कोई सहयोग नहीं दिया और तटस्थता की नीति अपनाई। यदि उस समय ये भारत के जो पड़ोसी राज्य थे उनके शासक भी यदि पृथ्वीराज चौहान का सहयोग करते तो निश्चित ही तराइन के द्वितीय युद्ध का परिणाम अलग होता। इसलिए पृथ्वीराज के अपने पड़ोसी राज्यों के प्रति अपनाई गई नीति भी उसकी शक्ति को क्षीण करने का एक कारण बनी। फिर है पृथ्वीराज की व्यक्तिगत विलासिता। जैसा कि हमने देखा तराइन के प्रथम युद्ध में विजय के बाद में पृथ्वीराज ने कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था, स्वयंवर जो उसने किया था उस समय, जिसके कारण उसकी जो है गढ़वाल शासक जयचंद से न केवल शत्रुता हो गई और साथ ही वह इसके बाद में भोग विलासिता और व्यक्तिगत विलासिता में लिप्त हो गया और अपने सैन्य संचालन और सैन्य सुधार और सैन्य संगठन की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाया। और तराइन के प्रथम युद्ध को उसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध लड़ा जाने वाला अंतिम निर्णायक युद्ध समझ लिया और अपने शत्रु के प्रति वह असावधान हो गया था। इसी कारण उसकी ये व्यक्तिगत विलासिता भी उसकी सैन्य कमजोरी का और संगठन का एक कारण बनी।
गौरी का निपुण एवं योग्य सेना नायक होना। जैसा कि हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी जो था वह एक निपुण और योग्य सेना नायक था, जिसने अपने नेतृत्व के अंदर कुशल सैनिकों को लेकर के और पूरी 1 साल की तैयारी के साथ अपनी पिछली पराजय का बदला लेने के लिए वह पुनः युद्ध मैदान में आया था, और जिसने बड़ी योग्यता और कुशलता से अपने युद्ध में सैन्य संचालन किया। जबकि उसके मुकाबले में पृथ्वीराज वीर तो था, किंतु उसमें वो कुशल सेना नायक के और युद्ध संचालन के नियमों का हमें अभाव दिखाई देता है। पृथ्वीराज की भूलें, जैसा कि हम देखते हैं कि पृथ्वीराज ने तराइन के प्रथम युद्ध के बाद, जिसमें मोहम्मद गौरी को उसने बुरी तरह पराजित कर दिया था, वह घायल हो गया था और उसके सैनिक उसे युद्ध क्षेत्र से घायल अवस्था में लेकर के भाग निकले। तो पृथ्वीराज ने उस समय भागती हुई तुर्की सेना का पीछा नहीं किया और इससे गौरी की सेना को बहुत अधिक क्षति नहीं पहुंची। साथ ही सरहिंद के दुर्ग को जीत करके और उसने वहाँ के अधिकारी, मोहम्मद गौरी के जो अधिकारी था, उसे पुनः उसने बंदी बना करके अजमेर लाया और उसके बाद उसने पुनः उसको धन और उपहार दे करके वापस गजनी भेज दिया था। इस प्रकार उसके द्वारा कुछ ऐसी भूलें की गई थी जिससे शत्रु को बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ, और जो नैतिक नियम के आधार पर उसने अपने सेना के साथ, गौरी की सेना के साथ व्यवहार किया, वह भी उसकी एक भूले रही और उसे शत्रुओं की सेना के ऊपर अधिक दबाव नहीं पड़ा, उसका अधिक नुकसान भी नहीं पहुंचा सका। गौरी की छल कपट से युद्ध जीतने का लक्ष्य, जैसा कि हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध के समय छल कपट की नीति अपनाकर भी युद्ध जीतने का उसका लक्ष्य था। इसलिए जब पृथ्वीराज चौहान सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा तो गौरी ने उसको इस भुलावे में डाल दिया कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं, अपने भाई गियासुद्दीन के आदेश से आया हूं और मैं समझौता करना चाहता हूं और उसकी सहमति के बाद मैं संधि कर लूंगा। इस प्रकार पृथ्वीराज वह गौरी के प्रति असावधान हो गया। इधर गौरी ने कुछ युद्ध जीतने के लिए छल कपट का सहारा लिया और अपनी सेना के 10-10 हजार की सैनिक टुकड़ियों को चार हिस्सों में बांट करके और राजपूत सेना के पीछे की तरफ भेज करके गुप्त रूप से और चारों तरफ से घेर लिया। राजपूतों को गुलाम रखने के लिए अपने शिविर में रात भर शेष सैनिक वह अलाव जलाते रहे और इस प्रकार छल कपट के द्वारा राजपूतों को भुलावे में रख करके और प्रातःकाल, जबकि पृथ्वीराज की सेना असावधान थी, तुर्की सेना ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, जिससे राजपूत सेना में भगदड़ मच गई। और इस प्रकार छल कपट के द्वारा पृथ्वीराज के ऊपर जो आक्रमण किया गया, इससे युद्ध का वह निर्णय भी काफी प्रभावित रहा। गौरी की सैन्य तैयारियां और पृथ्वीराज के शत्रु के प्रति एवं सीमा सुरक्षा के प्रति असजगता, जैसा कि हम देखते हैं कि गौरी ने अपनी पराजय से खिन्न होकर के उसका अपमान था उसे दूर करने के लिए, धोने के लिए वह 1 साल भर पुनः अपनी सेना की सुरक्षा की, उसके सैन्य संगठन किया और पूरी तैयारी के साथ वह भारत में आया था। जबकि पृथ्वीराज ने इस समय का कोई सदुपयोग नहीं किया, वह शत्रु के प्रति असजग रहा, अपनी सीमा सुरक्षा के प्रति भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की, समुचित कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण शत्रु के प्रति असजगता से उसे अपने शत्रु के विरुद्ध सैनिक तैयारी का भी उसने उचित अवसर खो दिया था। इस प्रकार उसकी नीति भी आत्मघाती रही। पृथ्वीराज का पूरे सैन्य बल के साथ युद्ध नहीं करना। कहा जाता है कि पृथ्वीराज जो तराइन के मैदान में पहुंचा, उसकी सेना के कुछ टुकड़ियां जो थी वह सीमांत क्षेत्र में गई हुई थी। साथ ही इस युद्ध के समय उसका जो मंत्री था उदय, वह भी इस सेना नायक जो था उदय, वह समय से राजधानी से रवाना नहीं हो सका और दूसरा सेना नायक स्कंद भी वह सैनिक टुकड़े के साथ किसी दूसरी दिशा में गया हुआ था। इस प्रकार पृथ्वीराज पूरी सेना के साथ, अपने सैन्य बल के साथ इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। इसलिए भी जबकि गौरी के पास 1,20,000 की सेना थी, उसमें से उसने 12,000 रिजर्व फोर्स भी रखी थी,
तो उसकी सैन्य स्थिति पृथ्वीराज की तुलना में सबल रही, तैयारियां भी पूरी थी। इस प्रकार उसका जो है युद्ध के अंदर पलड़ा भारी रहा। और इस प्रकार अन्य कारणों में यदि हम देखें तो तराइन के प्रथम युद्ध को ही पृथ्वीराज ने अंतिम युद्ध समझकर अपने शत्रु की के प्रति उपेक्षापूर्ण आचरण किया और गौरी के ऊपर सजग निगाह नहीं रखी। इसलिए उसकी स्थिति जो थी इस युद्ध के समय जो है गौरी के समक्ष पूरी तरह से वो उसके विरुद्ध अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ युद्ध नहीं कर पाया और उसकी अनीति उसके लिए आत्मघाती सिद्ध हुई और उसकी हार का एक प्रमुख कारण बनी। धन्यवाद।